केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर बात करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में, और वो है लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के बारे में हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी पढ़ा था, जब हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इट्स अ कंसेप्ट ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे भी हम लैटिस एंथैल्पी की टर्म्स के अंदर बात करेंगे। What is lattice energy or lattice enthalpy? It is the energy released when 1 mole of a crystalline solid is formed by the combination of oppositely charged ions in the gaseous state. Okay, मतलब ये मेरे पास कोई केटाइन है, it is in gaseous state. ये मेरे पास कोई एनाइन है, it is also in gaseous state. और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी और ये बन जाएंगे ए बी। बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी बाहर जाएगी, तो ये जो एनर्जी बाहर जाने वाली है, दिस इज लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। तो जब दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयॉन्स इन देयर गैसियस स्टेट कंबाइन टू फॉर्म अ सॉलिड, देन इट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। इसको रिवर्स करो, ये एनर्जी तो बाहर निकली, अब इसको अगर वापस मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, मींस ए बी को वापस मुझे ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, देन आई हैव टू सप्लाई जो एनर्जी, मान लो यहां से यू एनर्जी बाहर गई, तो यही एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी, तभी मैं इन बॉन्ड्स को तोड़ सकती हूं। तो आयॉन्स के मिलने पर कंपाउंड बना, क्रिस्टलाइन कंपाउंड बना, जो एनर्जी बाहर गई दैट इज लैटिस एनर्जी, और आयनिक कंपाउंड को वापस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी हमने लगाई दैट इज ऑल्सो लैटिस एनर्जी। तो सेकेंड डेफिनेशन में यही है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। राइट, ये आप पहले भी कर चुके हैं। अब देखो, लैटिस एनर्जी इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस कि हम ये बोले, आपको पता आयॉन्स जो है वो हवा में तो घूमते नहीं है, मोमेंटरीली बनेंगे और एकदम से एक दूसरे के साथ वो कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, पहले मैं सिंपल एक बात करती हूं, लेट इट बी दैट ए इट विल कंबाइन विद बी और ये बन जाएगा ए बी। नाउ इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप, मैं इसको रिप्लेस कर रही हूं एक एग्जांपल के साथ। लेट इट बी, मुझे बनाना है सोडियम क्लोराइड, मुझे बनाना है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए मुझे चाहिए सोडियम और क्लोरीन, आपको पता है गैसियस फॉर्म में होती है, मुझे चाहिए क्लोरीन, लेकिन एक Cl है तो मैं यहां पे हाफ लगा देती हूं। ठीक है, अब इस पूरी रिएक्शन का कुछ ना कुछ डेल्टा H होगा। यहां तक पहुंचने के लिए वेरियस स्टेप्स आएंगे, और वो जो कॉम्बिनेशन है स्टेप्स का दैट इज कॉल्ड बॉर्न-हैबर साइकिल। मेन बॉर्न-हैबर साइकिल को यूज करके ही हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, और इस कंसेप्ट के अंदर हमारा मेन फोकस क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, या फिर जो हमें मिसिंग होगी उसको निकालने को बोला जाएगा। बेसिकली न्यूमेरिकल्स आएंगे इसकी। ठीक है, तो देखो यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें यहां पे लगानी है डेल्टा H सब्लिमेशन। तो सोडियम क्या बन जाएगा, सोडियम गैसियस। ठीक है, ओके, फिर हम लगाएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ये क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया और ये बन गया सोडियम गैसियस। अब क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर हमने लगाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और कितनी लगाएंगे हम, इट विल बी हाफ। डेल्टा H विल बी 1/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि हाफ मोल हम ले रहे हैं, 1 मोल नहीं ले रहे हैं क्लोरीन का, तो ये बन जाएगी सिंगल क्लोरीन। बॉन्ड को तोड़ दिया, आई विल गेट सिंगल क्लोरीन। ओके, इधर से इलेक्ट्रॉन लिया गया था, यहां पे जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ there will be release of electron gain enthalpy, और ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव।
अब ये बन गया केटाइन, ये बन गया एनाइन, और दोनों ही किस में है, गैसियस स्टेट में। डेफिनेशन यही बोल रही थी। जब ये दोनों आपस में जुड़े, केटाइन एंड एनाइन, ये दोनों आपस में जुड़े और इन्होंने मिलके क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड। तो यहां पे जो एनर्जी बाहर जाएगी दैट विल बी लैटिस एनर्जी एंड इट इज डिनोटेड बाय यू। अब ध्यान से देखिए, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हमें लगानी पड़ेगी, तो इट विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें लगानी पड़ती है, इट विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमें लगानी है, इट विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एंड इट विल बी नेगेटिव। लैटिस एनर्जी, जब दो आयॉन्स आपस में जुड़ेंगे, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। लैटिस एनर्जी हमेशा नेगेटिव, ये आयंस के मिलने पर एनर्जी बाहर ही जाएगी बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, राइट। हाँ, इससे वापस रिवर्स करेंगे तब ये पॉजिटिव आएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये जो डेल्टा एच है किसके बराबर आया, इन सभी के कॉम्बिनेशन के बराबर, है ना। तो डेल्टा एच इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस 1/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी। मैंने यहां सबको प्लस लिखा है क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो आप वैल्यू की, जब आप वैल्यू पुट करोगे ना, यू विल पुट मैग्नीट्यूड एट दैट टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब जो अननोन है ये आपको गिवन होगा, तो ये पूछा जाएगा, और लैटिस एनर्जी किसके बराबर होगी, डेल्टा एच जो रिएक्शन का है माइनस डेल्टा एच सब्लिमेशन माइनस आयोनाइजेशन एंथैल्पी माइनस 1/2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, सिंपल। तो इस तरीके से आप लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। वंस अगेन मैं सिर्फ आपको यह बता देती हूं कि जो डेल्टा एच सब्लिमेशन है, डेल्टा एच सब्लिमेशन का मतलब आप सॉलिड से गैस बना रहे हो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। देन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट इज ऑलवेज नेगेटिव एंड लैटिस एनर्जी इट इज नेगेटिव। इन केस ऑफ बॉर्न हाइबर साइकिल वो इस तरीके से होगा। समझ आई बात। नो दिस इज बॉर्न हाइबर साइकिल। अब इसको यूज करके हम किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट बॉर्न हाइबर साइकिल टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दी उसने, NaCl रिएक्शन का कितना है, देन सब्लिमेशन गिवन है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पहले हम जल्दी से बॉर्न हाइबर साइकिल बनाते हैं। तो मेरे पास दिस इज सोडियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैसियस, और ये बन जाएगा NaCl सॉलिड, और इसका डेल्टा एच आपको गिवन है, ये रहा -411.2 किलो जूल पर मोल। दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। डन। मुझे एक क्लोरीन चाहिए, मैंने इसको हाफ कर दिया। ओके, अब सब्लिमेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मुझे सोडियम से बनाना है सोडियम गैसियस, तो यहां लगा डेल्टा एच सब्लिमेशन, ठीक है। और डेल्टा एच सब्लिमेशन की वैल्यू कितनी दी है आपको, डेल्टा एच सब्लिमेशन इट इज +108.4। ये सारी वैल्यूज किलो जूल पर मोल में है, मैं साथ साथ नहीं लिखूंगी। ये एनर्जी लगी और ये बन गया गैसियस। वेल, फिर हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाया और ये बन गया सोडियम गैसियस केटाइन। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको गिवन है, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज +495.8 +495.8, अगेन किलो जूल पर मोल, आई एम नॉट मेंशनिंग हियर। अब ये बन गया केटाइन, काम खत्म। ओके,
पहले हम क्लोरीन को लगाएंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और मुझे हाफ लगानी है. हाउ मच? इट इज 242. तो डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इट विल बी 1/2 इंटू 242. इट विल बी इक्वल टू प्लस 121 अगेन किलो जॉल पर मोल, और ये बन गई सिंगल क्लोरीन. फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां निकला था और इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, और यहां पे डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी निकली बाहर? यस, दैट इज -348. -348 अगेन किलो जॉल पर मोल, और ये बन गया Cl नेगेटिव एनायन. अब केटाइन और एनायन जब आपस में मिले तो यहां से लैटिस एनर्जी U ये मुझे पता करनी है. सब कुछ मेंशन है, हर वैल्यू आपको गिवन है, बस ये एक अननोन है. ठीक है, तो वी नो डेल्टा एच फॉर्मेशन किसके बराबर? डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी. ठीक है, सबके वैल्यूज पुट कर दीजिए. डेल्टा एच एफ इज -411.2, sublimation is 108 plus ionization enthalpy is 495.8 plus bond dissociation energy is 121 plus electron gain enthalpy is -348 plus this is lattice energy, right? Okay, ब्रैकेट खोल दे. 411.2 इक्वल्स इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं. ठीक है, और ऐड करके आएगा, इन तीनों को ऐड करके इतना आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस लैटिस एनर्जी. ठीक है, अब इन सभी को इस साइड ले चलते हैं. ठीक है, वी विल गेट -441.2 -725.2, और ये माइनस था इधर जाके हो गया प्लस 348 इक्वल टू लैटिस एनर्जी. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मैं इधर ला रही हूं इसको. तो वी विल गेट -411.2 -725.2, तो इट विल बी 0.463 4 + 7 11. ठीक है, ये आ गया माइनस का, तो इट विल बी यू विल बी -1136.4 प्लस 348. तो इसमें से 348 आप माइनस कर दीजिए, तो व्हाट यू विल गेट 0.4 16 -8 8, यहां रह गए 12 अगेन 8, यहां रह गए 10 7, तो साइन विल बी नेगेटिव. तो ये लीजिए लैटिस एनर्जी आ गई हमारे पास -788.4 किलो जॉल पर मोल. दिस इज किलो जॉल पर मोल, राइट? तो आप मेरे को बताइए, बहुत टफ है क्या? These numericals are too simple, बहुत ही सिंपल. बस आपको बॉन्ड हेबर साइकिल कंस्ट्रक्ट करना है, वैल्यूज पुट करनी है. अब अगर ये नहीं दी होती, लैटिस एनर्जी दी होती, तो आप इसको कर लेते. इनमें से जो भी एक अननोन एंटिटी होगी, सिंपल प्लस माइनस है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं. लीजिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कंस्ट्रक्ट बॉन्ड हेबर साइकिल टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ पोटेशियम फ्लोराइड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. देखो, जो हमने NaCl का बनाया था ना, मैंने तो उसी को रब किया और उसी को बनाने लगी हूं. ठीक है, आप देखना, आपको गिवन है डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ KF. ओके, दिस इज गिवन -562.6 किलो जॉल पर मोल. ओके, डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ पोटेशियम इट इज +89.6 किलो जॉल पर मोल. आयनाइजेशन एंथैल्पी इट इज +419. अब ये सब्लिमेशन से बन गया पोटेशियम गैशियस, और एक इलेक्ट्रॉन हटा तो ये बन गया K पॉजिटिव गैशियस. और आयनाइजेशन एंथैल्पी 419 किलो जॉल पर मोल.
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, अगेन मैं इसको हाफ करने वाली हूं क्योंकि यहां पे एक फ्लोरीन चाहिए, तो इट विल बी 158.2 एंड इट विल बी 2 7 14, 2 9 18, इट विल बी 79.1 अगेन किलो जाउल पर मोल, और ये बन गई सिंगल फ्लोरीन। इसके उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाउ मच, ये रही, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज -332.6, -332.6 किलो जॉल पर मोल, और ये बन गया F नेगेटिव गैसियस फॉर्म, बन गया बॉन्ड हैबर साइकिल। और आपको निकालना क्या है, लैटिस एनर्जी, ये रहा आपका फॉर्मूला, ये आपको गिवन है -562.6 इक्वल टू सब्लिमेशन 89.6 प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी 419 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 79.1 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -332.6 प्लस लैटिस एनर्जी। अगेन आप क्या करेंगे, सबका सॉल्व कीजिए और लैटिस एनर्जी निकाल लीजिए, ठीक है। ये बन जाएगा 562.6 इक्वल टू 89.6 प्लस 419 प्लस 79.1 प्लस माइनस माइनस 332.6। तो लैटिस एनर्जी किसके बराबर आई, इधर ही रहने दो, बाकी सबको दूसरी साइड ले चलो। यू विल गेट -562.6 माइनस 89.6 माइनस 419 माइनस 79.1 प्लस 332.6, ऐसे ही करेंगे। और इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे यू विल गेट -817.7। In this way you can calculate lattice energy for the formation of potassium fluoride KF। सभी का प्रोसीजर सेम, और ये डाटा सभी का दिया होगा कि टोटल रिएक्शन की फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एवरीथिंग इज गिवन। जस्ट यहां पे आपको थोड़ा सा साइंस का ध्यान रखना है, मैंने इसीलिए आपको जो फॉर्मूला है वो सारा प्लस में ही सिखाया है। जो इसका देखो डेल्टा एच मैग्नीट्यूड है इसका नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका मैग्नीट्यूड है नेगेटिव, बाद में नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आप पहले ही उसको माइनस ले लेके चलेंगे ना, फिर कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सो आप फॉर्मूला को पॉजिटिव में ही लीजिए, उसके बाद जो मैग्नीट्यूड है उसको उसके अंदर पुट कीजिए, क्योंकि अगर आप यहां पे पहले ही नेगेटिव लेंगे ना, फिर वैल्यू के साथ थोड़ा सा क्लैश होता है। तो आपको इसी फॉर्मूला के साथ काम करना है। जो मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, ये सारे का सारा डाटा आपको स्टेटमेंट के अंदर दिया गया होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स है। नेक्स्ट मैं स्टेटमेंट लिखने वाली हूं, सॉल्व आपने खुद करना है, ओके। Now you have to construct Born-Haber cycle to calculate lattice energy of lithium chloride. Data आपको given है। This is lithium solid plus chlorine gaseous, और ये बन जाएगा lithium chloride solid, और इसका डेल्टा H आपको given है -411.2 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। लिथियम सॉलिड से बनेगा लिथियम गैसियस, लिथियम गैसियस से बनेगा लिथियम केटायन, क्लोरीन से बनेगी सिंपल क्लोरीन, और इससे बन जाएगा क्लोरीन एनाइन। बाकी आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर ये दोनों जुड़ेंगे तो बन जाएगी लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। यहां डेल्टा एच सब्लिमेशन वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू पुट कीजिए, -1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहां पे डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इक्वल टू 1/2, जो भी आपको वैल्यू गिवन है, ये क्लोरीन गैसियस बन जाएगा। यहां पे डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू पुट कीजिए, और अल्टीमेटली ये बना केटायन, ये बना एनाइन, और लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला लगाकर इसका आंसर निकाल के मुझे सेंड करना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ एनर्जी की कंजर्वेशन की बात करता है। डज इट हैव एनी लिमिटेशन? यस, ऑफ कोर्स।
थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, हर चीज को एक्सप्लेन करता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर रिएक्शन आसानी से हो जाती है और कोई रिएक्शन आसानी से नहीं होती। ऐसा क्यों? जैसे एक नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन, आपसे पानी गिर जाता है, थोड़ी देर के बाद वो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन अगर सरसों का तेल गिर जाता है, इट विल टेक मच टाइम, बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम लेता है, मतलब आपको कपड़े से साफ ही करना पड़ेगा, चाहे 3 दिन वो पड़ा रहे। ऐसा क्यों? अब ऐसे ही सवालों के जवाब हमें देगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और सेकंड लॉ के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे व्हाट आर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। नाउ very important topic, what are spontaneous and non-spontaneous process? I know it's a new term, spontaneous processes वो process होते हैं which have natural tendency for their occurrence, जो अपने आप रिएक्शंस हो जाती है, आपको किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत उसमें नहीं होती। जब भी बारिश होती है, पानी हमेशा ढलान पे बहता है ना, हाइट से नीचे वाली साइड को बहता है, लेकिन अगर आपको पानी पहले फ्लोर से टॉप फ्लोर तक लेके जाना है, कैसे लेके जाओगे? आपको मोटर लगानी पड़ेगी, ठीक है। आप पहाड़ से एक पत्थर को हल्का सा ऐसे जर्क मारते हो, वो लुढ़कता लुढ़कता वो नीचे जाके गिर जाता है। अब उतनी ही फोर्स के साथ आप हिल के फुट के ऊपर, ये मान लो हिल है, यहां से आपने पत्थर फेंका, वो सीधा नीचे आके गिरा। ओके, अब ये जो पत्थर यहां पड़ा ना, इसको थोड़ा सा जितना धक्का ऊपर से मारा था ना, इसको भी धक्का मारो, पहुंच जाएगा टॉप पे? नहीं पहुंचेगा। तो दिस इज नेचुरल टेंडेंसी, और ये नेचुरल टेंडेंसी नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो है जो अपने आप हो जाते हैं, या फिर हमें थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़ता है। पत्थर अपने आप नहीं गिरेगा, चाहे कोई जानवर उसको धक्का मारेगा या हम उसको धक्का मारेंगे, तभी वो लुढ़कता हुआ नीचे आएगा। कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए। तो वो प्रोसेसेस जो अपने आप हो जाएं, दे आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। और जो अपने आप नहीं होते हैं, उन प्रोसेसेस को करवाने के लिए हमें इंटरफेयर करना पड़ता है। वी मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, चाहे कोई केमिकल डाले, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करें और उस प्रोसेस को करवा दें। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम बोलते हैं फीजिबल, ये हो सकता है। नॉन स्पॉन्टेनियस को बोलते हैं दिस इज नॉट फीजिबल, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए, अ प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस आइदर ऑफ इट्स ऑन, या तो अपने आप हो जाए और अंडर सम इनिशिएशन, हम थोड़ा सा इनिशिएट कर दें, एंड दीज रिएक्शन हैव नेचुरल टेंडेंसी फॉर देयर अकरेंस। दूसरी साइड, दीज आर द प्रोसेसेस विच मे नॉट टेक प्लेस इवन बाय स्ट्रॉन्ग इनिशिएशन। आप स्ट्रॉन्ग इनिशिएट भी करेंगे तब भी नहीं होगी, और इनकी नेचुरल अकरेंस की टेंडेंसी नहीं होती। दे डू नॉट हैव नेचुरल टेंडेंसी फॉर देयर अकरेंस। अब जरा एग्जांपल्स देखिए, ये वो एग्जांपल्स है जिसमें हमें कोई भी इनिशिएट नहीं करना पड़ता, विदाउट इनिशिएशन। एग्जांपल, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। आपके घरों से, तालाब से, नदियों से, समंदर से पानी अपने आप इवेपोरेट होता रहता है, या आप लोग खड़े रहते हैं वहां पे समंदर के पास, उसको हीट करते रहते हैं? नो, ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन हो रही है, हाई टेम्परेचर पे भी हो रही है। तो इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ वाटर टू गेट इवेपोरेट। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और शुगर, कुछ भी ले लीजिए आप। मैंने पहले भी आपको कितनी बार ये चीज बताई है, पानी के अंदर आप नमक डालिए, आपको स्पून के साथ उसको स्टीरिंग करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली घुल जाएगा। इट विल डिसॉल्व बिकॉज इट हैज नेचुरल टेंडेंसी, इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, देन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब भी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन मिलेगी, इट विल गेट ऑक्सीडाइज टू CO2 ऑटोमेटिकली, हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, बीकर के अंदर आप आयरन के नेल्स डालिए या जिंक डालिए और उसको बीकर को साइड में रख दीजिए, आप कुछ भी नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। बिकॉज
This reaction have natural tendency for its occurrence. Okay. अब कुछ एक एग्जांपल्स जिनमें हमें इनिशिएशन चाहिए. कोई मोमबत्ती जलानी है या आपको एलपीजी जलानी है, आपको एक बार तो इग्निशन देना पड़ता है. आपको गाड़ी ही चलानी है, वंस यू हैव टू इग्नाइट, इग्निशन देते हो ना, सेल्फ मारते हो उसको, उसके बाद प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है. तो मोमबत्ती अपने आप से नहीं जलेगी, आपको उसको एक बार इग्नाइट करना पड़ेगा. एलपीजी गैस का बर्नर अपने आप नहीं चलेगा, आपको एटलीस्ट वंस उसको इग्नाइट करना है. देन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. अब देखो, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस आसानी से नहीं होती, लेकिन एक बार जब आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दोगे, वाटर के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दोगे, इलेक्ट्रिक करंट, तो इट विल स्टार्ट गिविंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. देन कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट. ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा जब तक आप इसको हीट नहीं करते, और एक बार हीट कर देंगे, इट विल स्टार्ट गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये रिएक्शन थी विद इनिशिएशन. अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. आप गोल्ड का कोई आर्टिकल पानी में डाल दीजिए, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 1 महीना पानी में पड़ा रहने दीजिए, उसको कुछ भी नहीं होगा. इट विल नॉट डिसॉल्व. बट इट डजंट मीन कि गोल्ड पानी में नहीं घुलता. घुलता है, गोल्ड पानी में घुलता है, बट दैट इज हैविंग अ स्पेशल मेथड, दैट इज बीड आर्क मेथड. +2 के अंदर आप उसको स्टडी करेंगे. स्पेशल मेथड है वो, उसमें सेटअप लगाना पड़ता है, सोने का पानी तैयार हो जाता है, लेकिन नेचुरल टेंडेंसी नहीं है. इट विल नॉट डिसॉल्व विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी. ओके. अब एक चीज और देखिए, जब आप शुरू में फर्स्ट चैप्टर के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मास वाला रिएक्शन लिखते हो, तो आप एक इक्वेशन लिखते हो, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, और ये बन जाता है सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3. और कैसे बनता है रिएक्शन? दिस इज एक्वस, दिस इज एक्वस, ये बन जाते हैं प्रेसिपिटेट, इट रिमेन्स इन एक्वस. ये प्रोसेस हो जाता है क्योंकि इसकी नेचुरल टेंडेंसी है रिएक्शन की. रिवर्स करो जरा, आप AgCl को सोडियम नाइट्रेट के अंदर ऐड कीजिए, देयर विल बी नो रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज फीजिबल, दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल. समझ आई बात? ये रिएक्शन तो होती है, दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. तो आपको समझ आ गई होगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं. ठीक है. अब वो कौन सी ड्राइविंग फोर्स है, ऐसी कौन सी फोर्स है जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को भी करवाती है और नॉन स्पॉन्टेनियस को होने से रोकती है? अब इसके बारे में बात करते हैं. वेल, अब बात करते हैं व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. वो कौन सी फोर्स है जो किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना सकती है या बनाती है? टोटल 2 बातें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है, या मैं ऐसे कहूं, देयर आर 2 ड्राइविंग फोर्सेस विच कैन मेक द प्रोसेस हैपन नेचुरली. पहला, tendency to acquire minimum energy or enthalpy, and second is tendency to have maximum randomness. Now one new word again, randomness. इसके बारे में मैं अभी बात करती हूं. कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर डेल्टा H नेगेटिव होगा, any system which is exothermic, मतलब it is having delta H negative has natural tendency to occur. Right? मतलब अगर किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा H should be negative. This is
favorable condition. It will always favor as a driving force. तो ये रिएक्शन को स्पॉन्टेनिटी की तरफ लेके जाएगा. क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट उसमें से बाहर जा रही है, तो सिस्टम की अपनी एनर्जी क्या हो गई? कम. और हम जानते हैं सिस्टम विथ लोअर एनर्जी इज मोर स्टेबल. जितनी कम एनर्जी होगी सिस्टम विल बी मोर स्टेबल. ठीक है. तो अगर हम ये मान के चले कि क्या डिक्रीज इन एनर्जी इज द ओनली क्राइटेरिया, इज इट? नो. नेचर के अंदर इतनी सारी रिएक्शंस हैं जिनका डेल्टा एच पॉजिटिव है, इवन देन वो होती हैं. देखो कौन कौन सी. इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डेल्टा एच पॉजिटिव. आइस की मेल्टिंग ऑफ आइस, डेल्टा एच पॉजिटिव. डिसोल्यूशन ऑफ आयोनिक सॉल्ट, नमक पानी में घुलता है, कॉपर सल्फेट पानी में घुलता है, पोटेशियम क्लोराइड पानी में घुलता है, और इन सभी की डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव. लेकिन ये रिएक्शंस पॉसिबल है भाई, ये रिएक्शंस होती हैं. इसका मतलब ये हुआ टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी. मतलब हम ये सोचे कि इसकी डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये प्रोसेस होना ही चाहिए. ये एक क्राइटेरिया है, इट विल सपोर्ट फॉर स्पॉन्टेनिटी. लेकिन कुछ और भी साथ में आ रहा है, सेकंड वाला, दैट इज रेंडमनेस. तो क्योंकि अगर सिर्फ टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी इज द ओनली क्राइटेरिया, तब तो सारी रिएक्शंस हो जानी चाहिए जिनका डेल्टा एच नेगेटिव है. इन दोनों का ओवरऑल इंपैक्ट हम आगे करने वाले हैं. यहां सिर्फ हम ड्राइविंग फोर्सेस की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो फिर ये वाली जो रिएक्शंस है दे शुड नॉट हैपन. इसका मतलब ये जो टेंडेंसी है टू एक्वायर, टेंडेंसी टू एक्वायर minimum energy is not the sole criteria. Sole मतलब the only criterion for spontaneity of a process. For spontaneity of a process. पेपर में आपको क्वेश्चन आता है that tendency to acquire minimum energy is the only criteria for spontaneous processes. तो आप लिखेंगे नो, और उसमें एग्जांपल्स क्या देंगे जो मैंने पहले लिखी हुई थी जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है. ठीक है. ओके. अब बात करते हैं टेंडेंसी टू हैव मैक्सिमम रैंडमनेस. इसका क्या मतलब है? लेट्स सी दैट. टेंडेंसी टू हैव मैक्सिमम रैंडमनेस. पहले तो रैंडमनेस क्या होती है? ओके. देखो, सबसे टफ जॉब जब मॉर्निंग असेंबली होती है, सबसे टफ जॉब क्या होती है? लाइंस सीधी नहीं बनती हैं, टेढ़े ही खड़े रहेंगे, थोड़ा सा गैप रहेगा. मतलब टीचर जो आगे है वो इशारे करता रहता है, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, है ना? ओके. तो सिस्टम इज लिटिल बिट अनस्टेबल. लाइंस प्रॉपर नहीं है, सिस्टम इज लिटिल बिट अनस्टेबल. ओके. फिर सुबह अनाउंसमेंट हो जाती है कि आज हमारे स्कूल में मैजिक शो है. व्हाट विल हैपन? अब आपका जहां दिल करता है आप बैठ जाइए, क्लोज होके बैठ जाइए. नो नीड ऑफ लाइंस. आप लोग जस्ट क्लोज हो जाइए, स्टेज के नजदीक आ जाइए. फिर हर कोई अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाएगा, है ना? राहुल अमित के साथ बैठ जाएगा, रीना टीना के साथ बैठ जाएगी. तो आप लोग अपने अपने सर्कल के साथ बैठ जाओगे. एंड that system is the maximum stable system. Disorder is the most stable state. Yes, it is exactly right. चाहे आप अपने ऊपर लेके देखें, चाहे आप एटम मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात लगा के देखें, डिसिप्लिन में रहना कोई पसंद नहीं करता है. disordered state is the best and stable state. ठीक है. अब नेचर के अंदर भी, अब जो आप एग्जांपल पीछे करके आए, वाटर लिक्विड, और वाटर लिक्विड से बन गया वाटर गैस, और इसका वाटर का डेल्टा एच इट वाज प्लस 44 किलो जॉल पर
मोल, राइट। इतनी एनर्जी लेकर ये बन जाता है डेल्टा एच गैशियस। तो अब इसका डेल्टा एच है पॉजिटिव, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, तो जो हमारे पास क्राइटेरिया था दैट देयर शुड बी डिक्रीज इन एनर्जी, वो तो फेवर नहीं कर रहा, दिस इज नॉट फेवरिंग। फिर भी ये प्रोसेस होता है, क्यों होता है? इधर वाटर क्या है? लिक्विड। लिक्विड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर बॉन्डेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट, सारी तरफ। लेकिन जब गैशियस फॉर्म के अंदर है ये सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल है, दे आर नॉट इन टच विद एनीवन। तो अब आप मेरे को बताओ, इनमें से ज्यादा फ्रीली डिसऑर्डर के साथ कौन घूम सकता है? गैशियस वाटर। लिक्विड में तो वो बंधे हुए हैं, कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं होती, लेकिन जब वो गैशियस फॉर्म में चला गया उसका डिसऑर्डर, उसकी रैंडमनेस इंक्रीज कर गई। ये जो डेल्टा एच पॉजिटिव था, ये एनर्जी किसके पास गई? इसके पास। डेल्टा एच पॉजिटिव इसने एब्जॉर्ब की ना, एब्जॉर्ब करने पर इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और वो किस में डिसोसिएट हो गए? वेपर्स के अंदर, राइट। तो अगर लिक्विड से आपने सिर्फ ये देखना है, जो भी प्रोसेस आपके सामने दिया गया है, इफ दैट प्रोसेस is accompanied by increase in degree of disorder और randomness, अगर उसका randomness या disorder बढ़ रहा है, that is process will be spontaneous, process spontaneous होगा। यही रीजन है जब आप नमक सॉलिड है और आपने उसको एक्वस में डाला, मतलब पानी में डाला, और ये पानी में जाके घुल गया, लेकिन इसका डेल्टा एच क्या था? इट वॉज पॉजिटिव। सोडियम क्लोराइड जब पानी में घोलते हैं इट एब्जॉर्ब्स प्लस 5.35 किलो जूल ऑफ एनर्जी। तो यहां पे ये सॉलिड था, यहां पानी में घुल गया, घुल क्या गया? पानी के अंदर ये इस तरीके से रहता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसकी फ्री मूवमेंट बढ़ जाती है। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्री मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, तो कोई भी ऐसा प्रोसेस इन विच फ्री मूवमेंट ऑफ molecules of product is greater than free movement of reactants will be spontaneous। समझ रहे हो बात को? It will be spontaneous, ठीक है। अगर कोई सॉलिड से लिक्विड बनता है, रैंडमनेस बढ़ गई। अगर कोई लिक्विड से गैस बनता है, स्पॉन्टेनियस। अगर कोई सॉलिड से गैस बनता है, स्पॉन्टेनियस। अगर कोई सॉलिड एक्वस में घुल के उसका एक्वस सोल्यूशन बना लेता है, अगेन इट इज स्पॉन्टेनियस, राइट। तो ये दो चीजें हमने पढ़ी कि मिनिमम एनर्जी अगर एक्वायर करता है कोई सिस्टम तो वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, लेकिन हर किसी के साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अकेला क्राइटेरिया नहीं है जो डिसाइड करेगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? टू हैव मैक्सिमम रेंडमनेस। जितनी फ्री मूवमेंट ज्यादा होगी सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो किसी के भी अंदर अगर फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन फ्री मूवमेंट ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। अब फिर से वही क्वेश्चन कि क्या टेंडेंसी टू हैव मैक्सिमम रेंडमनेस इज द सोल क्राइटेरिया फॉर spontaneous process? Is it sole criterion for spontaneity? No. अकेला टेंडेंसी टू हैव मैक्सिमम रेंडमनेस भी किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता। हम सिर्फ एंट्रोपी के बेस पे ये नहीं कह सकते कि ये प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा। देखो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे
हमारे पास लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, तो उसमें क्या होता है, गैस, गैस से क्या बन जाता है, लिक्विड। अब यहां पे रेंडमनेस क्या कर रही है, गैस से लिक्विड बना, रेंडमनेस डिक्रीजेस बट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, रेंडमनेस डिक्रीजेस बट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अच्छा, एक और चीज, हमारे पास सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड, लिक्विड से बन जाता है सॉलिड। देखो अगेन रेंडमनेस क्या कर रही है, डिक्रीज बट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। वाटर से जब आइस बनती है सर्दियों में, आप कुछ करते हैं उसमें, सराउंडिंग्स में ही हो रहा है जो भी हो रहा है, ऑटोमेटिकली वाटर फ्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स की डिस्कशन से हम क्या रिजल्ट निकालते हैं, व्हाट वी कंक्लूड दैट टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड टेंडेंसी टू हैव मैक्सिमम रेंडमनेस आर to work together in order to make the process feasible। प्रोसेस को फिजिबल करने के लिए ये दोनों ही क्राइटेरियाज को साथ में काम करना पड़ेगा। कैसे करना है ये बात हम सेकंड लॉ के अंदर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एंट्रोपी। अब ये भी एक नई टर्म आ गई, क्योंकि आप रेंडमनेस डिसऑर्डर पढ़ते आ रहे हो, तो रेंडमनेस और डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए जो हमें एंटिटी चाहिए, जो हमने नाम दिया, दैट इज एंट्रोपी। सो इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर, और इसको डिनोट करते हैं एस के साथ। और ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी आपको पता है, सबसे ज्यादा डिसऑर्डर किसमें होता है, गैस में, सबसे कम किसमें होता है, सॉलिड में, ठीक है। तो स्टेट विथ मैक्सिमम डिसऑर्डर, मैक्सिमम डिसऑर्डर किसका होता है, गैसियस का, और मिनिमम डिसऑर्डर किसका होता है, सॉलिड का, राइट। तो फिर ऑर्डर क्या होगा, गैस देन लिक्विड देन सॉलिड, डिसऑर्डर, ठीक है। अब देखो चेंज इन एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस। अब मैंने आपको बोला था ना, टेंडेंसी टू हैव मैक्सिमम रेंडमनेस, तो किस तरीके से होगा अब हम बात करेंगे उसके बारे में। मान लीजिए कोई प्रोसेस है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इसकी एंट्रोपी है, रिएक्टेंट की एंट्रोपी है S1 और प्रोडक्ट की एंट्रोपी है S2। तो चेंज इन एंट्रोपी विल बी एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो अगर प्रोडक्ट की एंट्रोपी, ये आ गया हमारे पास जो भी फॉर्मूला है, इफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, तो डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव, एंड दिस इज फेवरेबल, फेवरेबल फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होती है, इसको याद रखना। एंड इफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट में डिसऑर्डर ज्यादा था, तो डेल्टा एस विल बी, क्योंकि एसपी माइनस एस आर, इट विल बी नेगेटिव। तो एंट्रोपी क्या कर रही है, डिक्रीज, दैट इज एंट्रोपी डिक्रीजिंग। और यहां पे क्या हुई, एंट्रोपी इंक्रीज। और जब भी एंट्रोपी इंक्रीज करती है दैट इज अ फेवरेबल कंडीशन, और अगर डिक्रीज करती है तो इट इज नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी के लिए ये कंडीशन फेवरेबल नहीं है, ठीक है। नाउ इट्स अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ये डिपेंड करती है, सो एंट्रोपी इट इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, राइट। और अगर मान लीजिए कोई सिस्टम रिवर्सिबल है और आइसोथर्मल है, टेम्परेचर हैज टू मेंटेन्ड
कांस्टेंट आइदर बाय गेन और लॉस, राइट। तो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी किसके बराबर होगी, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। तो आपको पता है क्यू किसके बराबर रहता है, डेल्टा एच, ठीक है। तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी और डेल्टा एच अपॉन टी। अच्छा, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं दैट हाउ इट इज अ स्टेट फंक्शन, हाउ वी हैव टू प्रूव इट। अब देखिए, अब हम प्रूव करने वाले हैं दैट एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। वो तो आपने देख ही लिया दैट डेल्टा एस आप जब भी कैलकुलेट करेंगे इट विल बी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट मींस फाइनल स्टेट, रिएक्टेंट मींस इनिशियल स्टेट, तो इट इज अ स्टेट फंक्शन। अब हम इसको प्रूव करेंगे बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंटेनर है, उसके साथ हमने एक फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन लगाया हुआ है एंड दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। मींस अगर यहां तक वॉल्यूम है V1, राइट, ये था वॉल्यूम V1, तो जैसे ये गैस एक्सपेंड करेगी इट विल बी द फाइनल पोजीशन और ये वॉल्यूम हो जाएगा V2, राइट। तो V2 इज ग्रेटर देन V1 ड्यूरिंग एक्सपेंशन। वापिस करें, V1 ये हो जाएगा, V2 ये हो जाएगा। जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो इट मींस दिस सिस्टम इज रिवर्सिबल। इसके साथ हमने अटैच किया है एक हीट रेजर्वॉयर, एक हीटर लगा दिया, क्योंकि सिस्टम क्या है, आइसोथर्मल। अगर ड्यूरिंग एक्सपेंशन हीट एब्जॉर्ब की जाती है तो इसने हीट कहां से एब्जॉर्ब की, हीट रेजर्वॉयर से। इसने एब्जॉर्ब की तो रेजर्वॉयर ने हीट का लॉस किया, ठीक है। देखिए, अब हमें यह पता है दैट डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टाइम टेम्परेचर, ठीक है। इट इज क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, ओके। अब ये आपने कंसीडर कर लिया, इट्स अ सिस्टम आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल और उसके साथ हीट रेजर्वॉयर लगा है। और ड्यूरिंग एक्सपेंशन व्हाट इज हैपनिंग, वॉल्यूम V1 से हो गया V2, मतलब V2 का वॉल्यूम जो है वो V1 से बड़ा है, मींस वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो लेट सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट Q, इट विल बी पॉजिटिव, देयरफॉर डेल्टा S सिस्टम it will be Q reversible upon temperature, right? It will be positive, Q reversible upon temperature, okay. At the same time, heat is lost by the reservoir. समझ आ रही है बात? इसने एब्जॉर्ब की कहां से, रेजर्वॉयर से, lost by the reservoir. Therefore, delta S रेजर्वॉयर का डेल्टा एस किसके बराबर होगा, माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। डन। तो अब इसमें चेंज इन एंट्रोपी मैं उसको लिखूंगी डेल्टा S1, इट विल बी, अब ये एक्सपेंशन के लिए है तो S1, इट विल बी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर प्लस माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। तो डेल्टा S1 विल बी इक्वल टू 0। सेम इसी तरीके से ड्यूरिंग कंप्रेशन, लेट्स सी दैट जब हम कंप्रेस करेंगे तो दिस इज द V1 एंड दिस विल बिकम V2। तो V1 V2 हो गया और V1 इज ग्रेटर देन V2 मींस वॉल्यूम डिक्रीजेस, ओके। नाउ ड्यूरिंग कंप्रेशन हीट इज released by the system Q, it will be minus heat released by the system, it will be minus Q, ठीक है। Q, it will be negative. Heat released by the system Q, it will be negative. Therefore, delta S system, it will be minus Q reversible upon temperature. अब हीट रिलीज की सिस्टम ने तो एब्जॉर्ब कौन करेगा, रेजर्वॉयर। एट द सेम टाइम सेम अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रेजर्वॉयर। यहां पे हीट एब्जॉर्ब की तो लॉस किसने की थी, रेजर्वॉयर ने।
यहां पे हीट रिलीज की सिस्टम ने, तो किसने ले ली? रेजर्वॉयर ने, क्योंकि सिस्टम को रखना है आइसोथर्मल, टेम्परेचर सेम रखना है, आइदर बाय द गेन और बाय द लॉस. Absorbed by the reservoir, it will be delta S reservoir, RES, it will be positive Q reversible upon temperature. Therefore, change in entropy during compression, it will be delta S2 equal to minus Q reversible upon temperature प्लस Q रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर. ठीक है, दोनों का सम टोटल इट विल बी इक्वल टू अगेन 0. दिस इज टोटल चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग एक्सपेंशन. दिस इज चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग कंप्रेशन. दिस इज चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग expansion. ठीक है, now from this is equation second, this is equation 1. From 1 and 2, delta S1 plus delta S2 it is equal to 0. ठीक है, यहां पे डेल्टा S1 और डेल्टा S2 दोनों ही किसके बराबर आ रहे हैं? 0 के, क्योंकि S1 भी 0, S2 भी 0. इट मीन्स साइकिल इज कंप्लीटेड, राइट? साइकिल कंप्लीट हुआ, इसका मतलब जितनी उसकी इनिशियल स्टेट में एंट्रोपी थी उतनी ही फाइनल स्टेट में हुई. दैट इज एंट्रोपी इज सेम एट इनिशियल as well as final state. Therefore, it is a state function. ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रूव करेंगे that entropy is a state function. So what we conclude? We conclude that for a spontaneous process, delta S, change in entropy as a whole, total, it should be equal to system plus surrounding, और ये 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए. एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगी तभी प्रोसेस जो है वो फेवरेबल होगा. ठीक है, तो अगर हमारे पास है सिस्टम आइसोलेटेड के अंदर सिर्फ सिस्टम होता है, सराउंडिंग हम कंसिडर नहीं करते, उसका सराउंडिंग के साथ कोई एक्सचेंज नहीं होता. जैसे मिक्सिंग ऑफ गैसेस, एक कंटेनर में हम 2 गैसेस को मिक्स कर रहे हैं, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी और मैटर इन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, बट एंट्रोपी तो चेंज हो रही है ना. ठीक है, इसका मतलब डेल्टा एस इट विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एस सिस्टम, इट विल बी ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव. आइसोलेटेड में सिर्फ सिस्टम, और अगर हम बात करेंगे नॉन आइसोलेटेड की, तब हमें वी कंसीडर एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, राइट? तो एस टोटल किसके बराबर होगा? एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स. और अगर प्रोसेस चाहिए स्पॉन्टेनियस, तो दोनों का टोटल शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज इट शुड बी पॉजिटिव. तो सिस्टम एंड सराउंडिंग ये मिलके क्या बनाते हैं? यूनिवर्स. ठीक है ना, एज सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स इज इक्वल टू यूनिवर्स. देयरफॉर डेल्टा एस यूनिवर्स is greater than 0, that is positive. Entropy of universe is increasing. ठीक है, अब इसके आगे की बात हम करेंगे सेकेंड लॉ के अंदर. जैसे हमने एंथैल्पी के लिए फेज किए थे ना, फेज एनर्जेटिक्स, सेम ऐसे ही व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन and entropy of sublimation. Simple. Entropy of fusion. Change in entropy when 1 mole of a solid changes to the liquid state at its melting point. Vaporization में 1 mole of a liquid changes to its vapor at its boiling point. और sublimation में solid changes to gaseous state, most important, below its melting point. Melting point से पहले.
अब आपको पता है जो हमारे पास रिलेशन है डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, तो जो प्रोसेस है उसको लिखते जाइए। डेल्टा एस फ्यूजन, इट विल बी डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर। वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ टेम्परेचर। सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। आपको टेम्परेचर गिवन होगा, एंट्रोपी गिवन होगी, डेल्टा एच पूछा जाएगा जो भी प्रोसेस है उसके साथ, ठीक है। फ्यूजन में क्या हुआ, हमारे पास था कोई भी सॉलिड और सॉलिड से बन गया लिक्विड। सॉलिड की एंट्रोपी जो है इट इज एस सॉलिड और इसकी है एस लिक्विड। तो डेल्टा एस किसके बराबर होगी, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, ठीक है। वेपराइजेशन में क्या हुआ, लिक्विड से बना गैस, ठीक है। यहां पे इसकी एंट्रोपी, रिएक्टेंट की एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, एंट्रोपी ऑफ गैस, तो डेल्टा एस किसके बराबर होगा, एंट्रोपी ऑफ गैस माइनस एंट्रोपी ऑफ लिक्विड। क्लियर, ओके। अब देखिए, अगर मैं इसको सिंपल एस ना लिखूं तो लिक्विड के लिए वेपराइजेशन हो रही, यहां पे फ्यूजन हो रहा है। अब इधर सॉलिड, सॉलिड से डायरेक्ट बन रहा है गैस, तो इसकी एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ सॉलिड इट विल बी एंट्रोपी ऑफ गैस। तो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी किसके बराबर होगी, एंट्रोपी ऑफ गैस माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो जो सिंपल है फेज एनर्जेटिक्स के अंदर हम डेफिनेशन उसी के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। आज आपने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस इसके बारे में पढ़ा और व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस टू मेक द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ कुछ और कंसेप्ट्स लेकर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।